हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का एक चैप्टर, मैथ का चैप्टर जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, तो इससे पहले कि हम इसके एक्सरसाइज की तरफ चलें तो इसको थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्या इस चैप्टर के बारे में है ना। चलिए, तो देखो लाइन्स एंड एंगल्स जो चैप्टर है इसमें बेसिकली हमें लाइन्स की और एंगल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं है ना, उनके बारे में जानना है बेसिकली। तो सबसे पहले इन तीन चीज़ों को देखते हैं। देखिए लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, और एक नीचे मैंने रे लिखा है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लाइन के बारे में। अच्छा, लाइन होता क्या है? तो लाइन होता क्या है कि एक इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स है जिसको हम ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शनों में, ठीक है, इधर साइड को भी और इधर साइड को भी, दोनों साइड को क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट तक खींच सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, लाइन्स कहते हैं। ठीक है, और ये लाइन बनी होती है किससे, पॉइंटों से। तो जैसे मान लो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, और ये सब पॉइंट को मैंने आपस में से चिपका दिया है ना, तो इन पॉइंटों से क्या बनता है, हमारी एक लाइन बनती है। अब इस लाइन को आप ऐसे आगे डायरेक्शन में भी कहीं तक भी खींच सकते हो और पीछे डायरेक्शन में कहीं तक भी खींच सकते हो। मतलब एक लाइन के कोई भी आपके एंड पॉइंट नहीं होते है ना, कोई भी एक एंड पॉइंट नहीं होते। तो मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एक लाइन रिप्रेजेंट करनी है ए बी करके, है ना, एक लाइन रिप्रेजेंट करनी है ए बी करके, तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है ए बी, और इसके ऊपर ऐसे एरो के साइन लगेंगे दोनों साइड को। ऐसे एरो ये रिप्रेजेंट करता है कि दोनों साइड क्या है, ये मूव कर रहा है ना, इनफिनिट तक मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में भी और वेस्ट डायरेक्शन में भी। करेक्ट, चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये है लाइन का मतलब। अच्छा, लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो लाइन के कोई पर्टिकुलर अगर हिस्से कर दिए जाए, टुकड़े, जिनके कि दोनों के दोनों एंड पॉइंट मौजूद हैं आपके पास, हमको ये पता चल रहा है कि वहाँ पे ये लाइन सेगमेंट खत्म हो जाएगा, है ना, ये लाइन खत्म हो जाएगी वहाँ पे, उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे कि मान लो किसी चीज़ को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया एक लाइन को, और एक यहाँ पर जाकर मैंने खत्म कर दिया, तो अब ये लाइन नहीं कहलाएगी, ये लाइन सेगमेंट कहलाती है। एक्चुअली ज्योमेट्री में हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं ना, ज्योमेट्री में आपने छोटी क्लासों में या 9th 10th क्लास में भी आप देखोगे, तो जनरली लिखा होता है कि हम बोलते हैं ना कि जनरली कि 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए, 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए। ये लाइन कहना एक्चुअली वो गलत है, वो उसको कहा जाएगा कि 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट खींचिए, है ना, ऐसा बोला जाएगा ना, ध्यान रखना। तो अगर लाइन सेगमेंट आपसे बोला जाए, मान लो कि ए बी एक लाइन सेगमेंट अगर मैं बोलूँ तो इसको ए बी लिखा जाएगा और इसके ऊपर से कोई एरो का साइन नहीं होगा, ये आपकी लाइन सेगमेंट कहलाती है। अच्छा, उसके बाद रे। अब रे क्या होता है? एक रे ऐसा एक लाइन का पार्ट है जिसमें एक तो आपको एंड पॉइंट पता है लेकिन दूसरा एंड पॉइंट आपको नहीं पता, है ना। जैसे कि मान लो सूरज है, ठीक है, सन है, सन की रे है। अच्छा, आपने कभी ऐसा सोचा है कि सन रे, मून रे, ऐसा क्यों बोलते हैं? रे ही क्यों बोला हमने? मून की लाइन सेगमेंट क्यों नहीं बोली? मून की लाइन क्यों नहीं बोली हमने? रे ही क्यों बोला? देखिए, सन से आने वाली जितनी भी आपकी लाइटें हैं, जितनी भी रे हैं, मतलब उसकी किरणें हैं, उनका हमको ये पता है कि वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, सन से, लेकिन कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता, है ना। इसलिए हमने इसको रे बोला कि एक एंड पॉइंट हमें पता है, और वो एंड पॉइंट क्या है, वो सन है या वो मून है ना, या वो स्टार है। स्टार से आपकी रे तो निकल रही है, लेकिन कहाँ तक वो जा रही है हमें नहीं पता, कहाँ तक जा रही है ना। तो इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया, रे बोल दिया। ध्यान रखना, रे का एक एंड पॉइंट होता है लेकिन दूसरा एंड पॉइंट उसका नहीं होता, है ना। तो जैसे मान लो मुझे लिखना है कि ए बी, मान लो एक रे है, मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, ए बी, और इसके ऊपर एक साइड को एरो दिखाऊंगा मैं ऐसे, ठीक है, ध्यान रखना इस तरह चीज़ों का। ठीक है, तो ये तीन आपको क्लियर हो गए होंगे आई होप, लाइन सेगमेंट और रे। नाउ मूविंग टू कोलिनियर लाइंस और नॉन कोलिनियर्स क्या होते हैं। तो कोलिनियर लाइन, कोलिनियर पॉइंट या कोलिनियर लाइंस उनको कहते हैं जिसमें एक ही लाइन के ऊपर 3 से ज़्यादा, है ना, 2 या 2 से ज़्यादा आपके पॉइंट हों मौजूद, उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर बोलेंगे। जैसे मान लो मैंने एक सेगमेंट खींच लिया, एक लाइन सेगमेंट खींच लिया या लाइन खींच ली, है ना, और इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, 2-3 पॉइंट बना दिए इस तरह से। मान लो कि मैं ये बोल रहा हूँ एक लाइन सेगमेंट थी ए बी, है ना, और इसमें मैंने पॉइंट लिख दिया जैसे पी, क्यू और आर। तो ये लाइन सेगमेंट जो मेरी कहलाएगी, अब ये कहलाएगी मेरी एक कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। जितने भी इस लाइन सेगमेंट के ऊपर पॉइंट है पी, क्यू, आर जो हैं, ये सब क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसी का ऑपोजिट नॉन कोलिनियर भी होता है। नॉन कोलिनियर हालांकि मैंने लिखा नहीं है, पर मैं उसको समझा देता हूँ आपको। तो नॉन कोलिनियर क्या होगा, मान लो कि एक लाइन सेगमेंट है आपके सामने, ठीक है, ए बी। अब मैंने पॉइंट ले लिया, मान लो एक पॉइंट ऊपर ले लिया लाइन से ऊपर पी, एक पॉइंट इधर ले लिया मान लो नीचे क्यू, तो ये हमारे कोलिनियर लाइन पॉइंट नहीं है, है ना, क्योंकि ये लाइन पे नहीं है, लाइन से दूर हटके हैं, तो इनको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, चलिए मूविंग टू नेक्स्ट आपका वो है एंगल। अब एंगल क्या होता है, अब कोई एक ऐसा एंड पॉइंट जहाँ से 2 रे ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है, मान लो इस तरह से, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, हाँ, जैसे इस तरह से, है ना। तो देखिए ये भी एक रे है और ये भी एक रे है, दोनों रे एक जगह से, एक वर्टेक्स से ओरिजिनेट हो रही हैं, है ना। तो ये जो इनके बीच में जो गैप है, ये हमारा क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। ठीक है, या ये लाइन सेगमेंट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि लाइन ही हो, है ना। आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, दूसरी 4 सेंटीमीटर की या 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, तो इनके बीच का जो गैप है ये हमारा क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं और क्या हमारे पास।
चलिए अब समझते हैं टाइप्स ऑफ एंगल, है ना, कि एंगल किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो एंगल हो सकता है आपके क्या, एक्यूट टाइप का एंगल। अच्छा ये क्योंकि आपकी छोटी क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे ये सब चीज़ें, आई होप, है ना। मैं इतना आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि आपको ये सब पता होंगे, बस एक बार खाली मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। तो एक्यूट एंगल क्या होते हैं, वो एंगल जो 0 डिग्री से तो क्या हों, बड़े हों, है ना, और 0 डिग्री से बड़े हों लेकिन 90 डिग्री से क्या हों, छोटे हों, है ना। 0 डिग्री से बड़े हों लेकिन 90 डिग्री से क्या हों, छोटे हों, है ना, लेस देन इक्वल्स टू आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। इन सारे एंगलों को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है। राइट एंगल क्या होते हैं, वो एंगल जिसमें एक एंगल आपका क्या हो, 90 डिग्री का एंगल हो, है ना, वो क्या कहलाता है आपका 90 डिग्री का एंगल। एक्यूट एंगल के अगर आप डायग्राम ड्रॉ करना चाहो तो इस तरह से हो सकता है ना। जैसे कि मान लो ये 60 डिग्री का एंगल बना दिया आपने। चलिए ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, वो एंगल जो 90 से तो बड़े हों, ध्यान रखना 90 नहीं है, 90 से बड़े हों लेकिन 180 से छोटे हों, है ना। अब वो 102 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, 170 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एंगल कौन से हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, चलो ये है मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 बट लेस देन 180। 180 भी नहीं होगा, ध्यान रखना 180 से लेस होगा ये 180 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे टाइप के एंगलों को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लो कि ये एक एंगल है आपका 110 डिग्री का, तो ये क्या हो जाएगा मेरा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। जहाँ पे एक एग्जैक्टली राइट 90 डिग्री होगा वो राइट एंगल क्या रहेगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एंगल लेस देन 90 डिग्री, एंगल्स लेस देन 90 डिग्री कॉल्ड एक्यूट एंगल। इनको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे, ठीक है। थोड़ा बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ सो दैट कि आपको इस चैप्टर में आगे परेशानी ना हो किसी तरह की, ठीक है, एंगलों से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है, तो वो एंगल जो एक्जैक्टली 180 डिग्री का होगा, तो एक सीधी लाइन के ऊपर बनने वाला पूरा का पूरा जो एंगल बनेगा आपका ये, ठीक है, ये एंगल आपका क्या कहलाएगा, 180 डिग्री का एंगल कहलाएगा, या इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और प्रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो वो एंगल जो मोर देन 180 हो, मोर देन 180 डिग्री हो, ठीक है, बट लेस देन, लेकिन कम होनी चाहिए, लेस देन 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह के एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैं एक एंगल बना देता हूँ, ठीक है, एक एंगल इस तरह से है, तो ये एंगल ध्यान रखना ये वाला, ठीक है। जैसे कि मान लो ये मैंने बोल दिया कि 210 डिग्री का एंगल, तो 180 से बड़ा है लेकिन 360 से कम है। अब इसके बाद एक एंगल और आता है जिस एंगल का नाम है कंप्लीट एंगल, मैंने लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, जिसको हम कंप्लीट एंगल को कहते हैं, PLET, कंप्लीट एंगल, ठीक है। अभी कंप्लीट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल होता है वो एंगल जो एग्जैक्टली कितने डिग्री का हो, 360 डिग्री का हो। और इस एंगल को बनाया कैसे जाता है, तो एक लाइन है मान लो, इस लाइन से घूम के वापस से यहीं पे तक के पूरा एंगल चले गया है, तो इस वाले एंगल को हम बोलते हैं 360 डिग्री का एंगल, ठीक है, यानी कि कंप्लीट एंगल, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है, ये एंगलों के बारे में छोटी सी जानकारी मैंने आपको दे दी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, अब जो आपके चैप्टर में काम आने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं, ठीक है। जैसे आपका एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, है ना, लीनियर पेयर क्या होते हैं, वो समझना है हमने। तो देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगलों को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो और कम से कम उनके पास एक कॉमन आर्म हो। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने एक लाइन ली, ठीक है, एक रे ले ली, मान लो एक दूसरी रे ले ली, तो इनसे क्या बना, एक एंगल बन गया, है ना। अब मैंने क्या किया, इसी वर्टेक्स से यानी कि इसी कोने से मैंने एक एंगल और बना दिया इस तरह से, ठीक है। अब देखिए एक एंगल मेरे पास ये बन गया, मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो अब दो एंगल बन गए ना, दो ऐसे एंगल जो कॉमन वर्टेक्स बने। देखो इन दोनों को वर्टेक्स कॉमन यही है। जैसे मान लो इस पॉइंट का नाम मैंने ए रख दिया, ठीक है, चलो मैं इसका नाम लिख देता हूँ ABCD, ठीक है। तो देखो ए जो है वो इस एंगल ए का भी 1 का भी क्या है, वर्टेक्स है, और इस एंगल 2 का भी वर्टेक्स है, कोना, है ना, जहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं कहने का मतलब एंगल। अब देखिए, और एक साथ में कॉमन क्या है, साइड भी है ना, कॉमन आर्म भी है, और वो कॉमन आर्म कौन से, देखो C, AC जो आर्म है आपकी AC, इस AC से तो ही, इस AC साइड से ही तो दोनों के दोनों क्या बने हैं, आपके एंगल बने हैं। अगर ये AC ही नहीं होती तो दो एंगल थोड़े ना बनते हमारे, है ना। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉमन आर्म बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं हम कॉमन आर्म। और बाकी जो दो बच गए उनको बोलते हैं हम नॉन कॉमन आर्म, ठीक है। ये वाली और ये वाली आपकी नॉन कॉमन आर्म कहलाएंगे, यानी कि AD और AB आपकी नॉन कॉमन आर्म कहलाएंगे, और ये कॉमन आर्म के दोनों अपोजिट साइड में लगी होंगी, ठीक है। तो ऐसे जो एंगल होते हैं उनको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से। चलिए अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट लीनियर पेयर की। अब लीनियर पेयर क्या होता है, तो एक ऐसा एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एक ऐसा एडजेसेंट एंगल ऐसे दो एडजेसेंट एंगल जिनका सम क्या हो, 180 डिग्री के बराबर हो, उनको हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर कहेंगे। जैसे मान लो कि अभी दो एंगल है, जैसे मान लो इस तरह से, ठीक है, इसका नाम मैंने मान लो A रख दिया, दिस इज B,
दिस इज गोइंग टू बी सी और ये डी। अब एक एंगल तो आपका ये है ना, मान लीजिए एंगल 1 है और मान लीजिए ये वाला आपका एंगल क्या है 2 है। तो देखिए एंगल 1 और 2 ये दोनों के दोनों मिलके एंगल 1 और 2 मिलके क्या बना रहे हैं, पूरी लाइन के ऊपर बन रहा है ना एंगल ये, तो कितने डिग्री का हो गया 180 डिग्री का। तो इस तरह के दो एंगल जब आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, ये दो एंगल आपके मिलके क्या बनाएंगे, जहाँ 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ऐसे एंगलों को हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। इन दो एंगलों को हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं, ठीक है। और इन दो एंगलों को लीनियर पेयर का सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, आगे आपके क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट। चलिए जो नेक्स्ट है हमारे सिलेबस में वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या हुआ, तो जब कोई दो लाइंस है ना आपस में क्या करें, इंटरसेक्ट करें कहीं पे। मान लो ये दो लाइंस हैं आपकी, है ना, इन दो लाइनों का नाम लेट कंसिडर कि ये ए बी है और ये आपकी सी डी है। तो दोनों के दोनों क्या कर रही है, ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ना, एक सेकंड, हाँ, ये दोनों के दोनों लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। मान लो इस पॉइंट पे, अब ये पॉइंट क्या है आपका, लेट कंसिडर कि ये पॉइंट क्या है, ओ पॉइंट है। तो जब ऐसी कोई दो लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, तो इनमें जो ऑपोजिट बनने वाले एंगल होते हैं उनको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहते हैं। जैसे मान लो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है ना, सिमिलरली इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल। तो मान लो एंगल 1, ये एंगल 2 है, मान लो एंगल 3 है, एंगल 4 है। तो ध्यान रखना एंगल 1 जो होता है यहाँ पे वो इक्वल होता है हमेशा और एंगल 2 के, और सिमिलरली एंगल 3 जो होता है वो हमेशा एंगल 4 के इक्वल होता है। इनको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। दीज एंगल्स आर इक्वल। अभी हम बाकी जब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में आपको और अच्छे समझाऊंगा मैं, है ना। फिलहाल तो अभी थोड़ा सा ये है कि रिकैप करवा रहा हूँ आपको, हालांकि क्योंकि छोटी क्लास में भी आ चुके हैं तो इसलिए मैं आपको थोड़ा फास्ट मोड में इनको करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, ऐसी लाइनें जो आपस में कट कर रही हैं, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल भी लिया, है ना। ऐसी माने दो लाइनें हैं आपके पास जहाँ कट कर रही हैं, इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स, है ना। अब पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं, ऐसी दो लाइनें, ठीक है, जो कभी ना मिले आपस में। और ध्यान रखना इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी, चाहे आप यहाँ पे चेक करो, चाहे आप यहाँ पे चेक करो, चाहे आप यहाँ पे चेक करो, चाहे आप 1 किलोमीटर आगे ले जाके इन लाइनों को चेक करोगे, तो इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के ले सकते हैं, रेल की दो पटरियाँ, है ना, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलली चल रही हैं, ठीक है। जैसे आप इस बुक को भी समझ सकते हो, जैसे ये बुक है ना, ये बुक के दो पार्ट, चलिए इसको मान लीजिए, जैसे देखो ये दो पार्ट बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं आगे की तरफ को, है ना। तो ये कहलाएंगे हमारे क्या, पैरेलल लाइंस, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस जहाँ पे दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट करें, और पैरेलल लाइंस क्या होते हैं जो आपस में कभी ना मिले एक दूसरे के साथ, ठीक है, कभी कट ना करें इन्फिनाइट तक, इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। चलिए अब आपके उसमें एक थ्योरम है 6.1, इसको समझते हैं जरा। 6.1 थ्योरम कहती है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे के साथ, देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये जो ऊपर मैंने आपको बताया भी था अभी, है ना, कि अगर दो लाइनें, मान लो ये है आपकी दो लाइनें, ये दो लाइनें हैं, मान लीजिए ये है ए बी, ये सी और ये डी। अगर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट ओ है, तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे मान लो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और सिमिलरली ये वाला एंगल और इसके ये वाला एंगल, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसका प्रूफ भी है, अगर आपको प्रूफ चाहिए होगा, इसको प्रूफ करवाना तो मुझे बता देना, मैं प्रूफ करवा के आपको दिखा दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, इस थ्योरम का मतलब क्या है कि अगर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ, जैसे कि एंगल सी ओ बी, ये जो एंगल है सी ओ बी, ये वाला एंगल है ना, इक्वल हो जाएगा ए ओ डी के, किसके, एंगल ए ओ डी के। सिमिलरली यहाँ से एंगल सी ओ ए या ए ओ सी, जैसे मर्जी कह लो इसको आप, ए ओ सी, वो इक्वल होगा यहाँ से बी ओ डी के या डी ओ बी के, है ना, बी ओ डी के। ये है कहने का मतलब, इस लाइन का मतलब यही है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने आपके सामने डायग्राम बना के रखा है ना। अब ये क्वेश्चन में लिखा है कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। देखिए लाइन ए बी और जो सी डी लाइन है वो इंटरसेक्ट करती हैं आपस में, एक दूसरे को कट करती है, कहाँ पे, पॉइंट ओ पे, ठीक है। ये हो गया। इफ एंगल ए ओ जी, तो इसको हम गिवन में लिख लेते हैं, जो चीज़ हमें क्वेश्चन में दी होती है ना, इसको हम गिवन के अंदर डाल लेते हैं कि हमें दिया क्या है। हमें गिवन है कि दैट एंगल ए ओ जी प्लस एंगल बी ओ ई, ये दोनों के दोनों एंगल मिलके हमें दिए हुए हैं कितने डिग्री, 70 डिग्री, ठीक है। और सामने ये लिखा है कि एंगल बी ओ डी, ये जो एंगल बी ओ डी है वो आपको कितना होगा, 40 डिग्री होगा, है ना। आपको बोल रहा फाइंड, यहाँ पे लिख सकते हैं आप टू फाइंड क्या करना है हमें, ठीक है। वी नीड टू फाइंड दैट एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल, और साथ में आपको निकालना है रिफ्लेक्स
रिफ्लेक्स एंगल COE, ठीक है। इन दोनों को आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं हम इनको, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, अब इनको फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखिए हमें मिला है AOG प्लस BOE, एंगल AOG। अब जरा ढूंढिए AOG कहाँ है, एक सेकंड, सॉरी AOG नहीं AOC था ये, वही मैं सोचूं कि जी तो हमारे पास है नहीं कहीं पॉइंट, तो AOC ये रहा, ठीक है। यानी कि ये वाला एंगल AOC है ना प्लस BOE ये वाला ये दो मिलके हमें कितने दिए हैं 70 डिग्री, ठीक। और साथ में हमको दिया है BOD इक्वल टू 40 डिग्री। अब BOD कहाँ है, BOD है ये वाला एंगल दिया हमें 40 डिग्री। अच्छा थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई है, अब जरा इस लाइन को थोड़ी देर के लिए इस लाइन को आप भूल जाओ, किस लाइन को, OE लाइन को। इस लाइन को अगर मैं भूल जाऊँ तो मैंने भी क्या बताया था, जब दो लाइनें आपस में ऐसे क्रिस क्रॉस करती हैं, कट करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, है ना, तो इन दो लाइनों के ऑपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है। अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले। तो यही प्रॉपर्टी तो यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए इस लाइन को, OE लाइन को थोड़ी देर के लिए आप ऐसे, अगर मैं इसको देखो छिपा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो आपको दिख रहा है ना, एक लाइन ये सीधी जा रही है आगे को, ठीक है AB, और एक लाइन आपकी ये जा रही है नीचे को CD, तो ये दोनों क्रिस क्रॉस कर रहे हैं। तो ये जो 40 डिग्री है, क्या वो 40 डिग्री इस वाले एंगल के बराबर नहीं होगा, ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों के दोनों होंगे ना, बस वही प्रॉपर्टी लगानी है हमको। तो हम पहले लिख देंगे सीधा सीधा कि एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD। अब कोई मुझे बताएगा इस प्रॉपर्टी का नाम क्या लिखेंगे हम। देखिए प्रॉपर्टी का नाम लिखना बहुत जरूरी होता है। प्रॉपर्टी का नाम हो जाएगा हमारा क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। ये क्या है, हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब ये BOD की तो वैल्यू आपको पता है पहले से, है ना, गिवन दिया है कितना है 40 डिग्री, तो लिख लीजिए। तो हमारे पास हो जाएगा एंगल AOC इक्वल्स टू कितना डिग्री, 40 डिग्री। तो एक तो हमारे पास निकल गया AOC। हालांकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है BOE। तो आराम से जब आपके पास AOC निकल गया है, तो इस AOC की वैल्यू को उठा के हमें देखो गिवन में हमें AOC प्लस BOE मिला ना 70 डिग्री, इसमें रख देंगे। तो देखिए हमारे पास था एंगल AOC प्लस एंगल BOE, दोनों के दोनों मिलकर कितने थे 70 डिग्री, करेक्ट। और देखो हमने इस AOC को भी निकाल दिया, तो AOC की जगह पर मैं AOC वैल्यू लिख दूंगा, AOC की जगह पर इसकी वैल्यू लिख दूंगा। तो ये मेरे कितने 40 डिग्री AOC हमने निकाल रखा अभी, है ना। BOE की वैल्यू हमें नहीं पता, ये तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो BOE दैट इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। इस 40 को प्लस प्लस में है, इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, किस में आ जाएगा, माइनस में, है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल BOE, एक सेकंड, BOE इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, दैट मीन्स एंगल BOE विल बी 30 डिग्री। तो ये आपका एक आंसर तो आ गया है, ठीक है। एक आंसर आपको यही चाहिए था, देखो ऊपर BOE निकालना था, ये हमने फाइंड आउट कर दिया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका जो दूसरा निकालना है, हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ COE। अब इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है, एक सेकंड, हाँ चलिए हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो रिफ्लेक्स एंगल COE, अब इसका क्या मतलब हुआ। अच्छा रिफ्लेक्स एंगल COE का मतलब है, पहले मैं डायग्राम में आपको वापस ले चलता हूँ। COE कहाँ है पहले ये दिखा देता हूँ आपको। देखो COE जो एंगल है हमारा वो है ये वाला एंगल COE, ये वाला एंगल, ठीक है, जिसको मैंने ब्लैक से बनाया है। तो हमें चाहिए इसका रिफ्लेक्स। अच्छा जब हम रिफ्लेक्स एंगल की बात करते हैं, ध्यान रखिए जिस एंगल की वो बात कर रहा है, जैसे COE एंगल की बात कर रहे हैं ना, तो मतलब ये एंगल को छोड़ के बाकी इसके पीछे का सारा एंगल आपको निकालना है। मतलब यहाँ से लेके जिसको देखिए, जिसको मैं डॉट लाइन से बना रहा हूँ, ये पूरा एंगल आपको निकालना होता है इतना, ठीक है। COE को छोड़ दो, बाकी इसके पीछे का पूरा एंगल आपको निकालना होता है। तो मैं रिफ्लेक्स एंगल COE कैसे निकाल सकता हूँ, देखिए सीधी सीधी बात है कि ये पूरा का पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का, है ना। तो 360 में से अगर मैं COE एंगल माइनस कर दूँ तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। अब लेकिन दिक्कत ये है कि मेरे पास COE एंगल भी नहीं है। COE रिफ्लेक्स ऑफ COE क्या हो सकता है, ये हो सकता है 360 डिग्री माइनस एंगल COE, पर दिक्कत हमारे पास ये आ रही है कि हमारे पास COE एंगल है ही नहीं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, COE एंगल निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर पहले COE ही निकाल लेते हैं। अब COE निकालने का तरीका क्या है, देखिए ऊपर ले चलता हूँ वापस आपको एक बार डायग्राम में। देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई है AOC की, ये निकाल रखे ना आपने थोड़ी देर पहले, कितनी आई थी 40। तो मैं अगर इसको मेंशन कर दूँ यहाँ पर 40 डिग्री ये है। फिर उसके बाद BOE कितना आया, देखिए 30 डिग्री था, है ना। तो इधर मैं मेंशन कर देता हूँ ये 30 डिग्री। अब देखो AB एक लाइन है और इसके ऊपर 40 डिग्री ये है और COE है और 30 डिग्री ये है। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 180 के बराबर तो बनेगा। एक सीधी लाइन के ऊपर बनने वाले सारे एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री। मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, ठीक है, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है,
प्रॉपर्टी का नाम क्या हो जाएगा, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। तो जितने भी एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनेंगे वो सब मिलकर कितना बनेंगे, 180 डिग्री के बराबर बनाएंगे। ठीक है, वैल्यू बस यहाँ से वैल्यू रख दीजिए। AOC की वैल्यू आपके पास है कितनी है, 40 डिग्री। चलिए प्लस COE की वैल्यू हमारे पास नहीं है और ये हमें निकालनी भी है, तो इसको तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे, BOE की वैल्यू आपके सामने निकाल रखी है कितनी, 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, 40 और 30 को ऐड करोगे, 40 और 30 को ऐड करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 70 है ना। तो इन दोनों को ऐड करके 70 आएगा और 70 को मैं पीछे ले जाऊंगा तो माइनस में चले जाएगा, तो यहाँ से एंगल बनेगा COE इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री है ना। तो यहाँ से एंगल COE इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। तो ये आ गए हमारे एंगल COE की वैल्यू। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है देख लीजिए है ना। मैंने क्या क्या इन दोनों को ऐड कर दिया, पहले 70 हो गया और 70 को मैं पिछले जाके माइनस कर दिया, तो कितना बना, COE की वैल्यू कितनी बन गई, 110 डिग्री। अब आराम से हम अपना रिफ्लेक्स एंगल COE निकाल सकते हैं। देखिए जो हमारे पास जो हमने फॉर्मूला लगाया था ना यहाँ पे, तो रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री माइनस COE एंगल है ना। तो 360 का 360 माइनस एंगल COE हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, कितना आया था, 110 डिग्री, 110 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से जो रिफ्लेक्स एंगल COE बनेगा, रिफ्लेक्स एंगल COE ये हो जाएगा इक्वल 360 में से 110 माइनस करोगे तो बचेगा 5 और 250, कितना आ जाएगा आपका, 250 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों आपके हमने आंसर निकाल दिए। ठीक है, ये है BOE और ये है रिफ्लेक्स एंगल COE। ठीक है, एक बार मैं फिर आपको दिखा दे रहा हूँ स्टार्टिंग से, है ना, किस किस तरह से किया है, आप इसको देख लीजिए। पहले हमने इसको सॉल्व किया है ना, यहाँ से हमने पहले AOC की वैल्यू निकाली, AOC की वैल्यू को हमने AOC की जगह पर रख के वहाँ से BOE की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से AOC प्लस COE प्लस BOE इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर तीनों एंगल थे तो 180 डिग्री के बराबर रख दिया। यहाँ से हमने एंगल COE निकाल लिया। ठीक है, ये एंगल हमने COE फाइंड आउट कर लिया यहाँ से। ठीक है, अब इस COE एंगल से मुझे क्या निकालना था, रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना था, तो हमने क्या किया, यहाँ से 360 डिग्री माइनस COE कर दिया, तो ये वैल्यू हमारी 250 डिग्री निकल गई। ठीक है, चलिए आई होप आपको सब कुछ समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।